हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्वांग सम और समरूप। तो सर्वांग सम को हम लोग इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो सर्वांग सम उसको कहते हैं जब दो आकृतियों का आकार और माप समान हो, तो उसे हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक मार्कर है और ये मेरे पास एक मार्कर है, दोनों का आकृति समान है और माप भी समान है, तो ये सर्वांग सम होगा। इसका परिभाषा लिखते हैं, जब दो आकृतियों का माप और आकार समान हो। जब दो आकृतियों का आकार और माप माप समान हो तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। जब दो आकृतियों का आकार और माप समान हो, तो मैं बताया था, जैसे मेरे पास दो मार्कर है तो इसका आकार भी समान है, मार्कर है, दोनों का आकार समान है और माप समान है, तो दोनों क्या होगा, सर्वांग सम होगा। या जब दो आकृतियां परस्पर एक दूसरे को ढक लेती हैं, ये देखिए इसको ढक लिया, अब ये आपको काला वाला मार्कर नहीं दिख रहा होगा, अब जैसे देखिए ये काला वाला मार्कर इसको ढक लिया, इसका आकार और माप दोनों समान है, तो इसको ढक लिया तो आपको ये ब्लू वाला मार्कर नहीं दिख रहा होगा। इसका दूसरा परिभाषा भी है, या जब दो आकृतियां परस्पर एक दूसरे को ढक लेती हैं तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। क्यों उसको ढक लेगा, उसका आकार और माप समान होगा तभी ना उसको ढक लेगा। लिखते हैं या, यहीं पे लिखते हैं या जब दो आकृति परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है, तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। इसको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एग्जाम्पल लिखे, जैसे यहां से स्केल से 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे। एक चीज छूट गया इसमें, एक सेकेंड। सर्वांग सम का संकेत सर्वांग सम को किसके द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, तो ऐसे बराबर, ऊपर से ऐसे, इसको सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम इसको सूचित करते हैं, ऐसे बराबर, ऐसे सर्वांग सम का संकेत हो गया। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है, जैसे यहां से एक 8 सेंटीमीटर का लाइन खींचे,
8 सेंटीमीटर का लाइन खींचे और यहाँ भी ऐसे, ये भी 8 सेंटीमीटर का है। ये दोनों सर्वांग होगा, इसका माप समान है लेकिन आकार समान है, तो ये दोनों सर्वांग नहीं होगा। तो इसको ऐसे करेंगे, ये भी रेखा है और ये तिरछा रेखा है, तो ये 8, इसका माप समान है, इसका भी माप समान है लेकिन इसका आकार समान नहीं है, तो ये दोनों सर्वांग नहीं होगा। दूसरा फिगर से समझाते हैं। जैसे ये 8 सेंटीमीटर का है और ये दूसरा 4 सेंटीमीटर का है। ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। इसका आकार समान है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, लेकिन इसका माप समान है, माप समान नहीं है, ये भी सर्वांग नहीं होगा। उसके बाद एक और आकृति लेंगे। ये भी 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है। देखिए, इन दोनों का आकार समान है, दोनों रेखा है और इसका माप भी समान है, 4 सेंटीमीटर है। सर्वांग नहीं है, ये सर्वांग है, इसका आकार और माप समान है, ये सर्वांग हो जाएगा। उसके बाद इससे यहाँ 2 त्रिभुज पाड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 त्रिभुज, इंक खत्म हो गया है, इंक भर लेते हैं पहले। जैसे में 2 त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज हो गया, उसके बाद दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम बी, सी, डी, ई, एफ। ये 2 त्रिभुज है। अगर 2 त्रिभुज सर्वांग कब होगा? सर्वांग होने का उसका 5 स्थितियां है, लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट में। 2 त्रिभुज दो त्रिभुज 5 तरह से सर्वांग होता है। 5 तरह से सर्वांग सम होता है। सर्वांग सम, जैसे ये 2 त्रिभुज है, इसको सर्वांग सम करना है तो ये 5 चीज से सर्वांग सम होगा। पहला है साइड एंगल, साइड मतलब भुजा, एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, और एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा। यहाँ लिख देते हैं भुजा, कोण, भुजा। यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज का 2 भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 भुजा और बीच के कोण के बराबर हो तो वो 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। साइड एंगल, साइड से सर्वांगसम होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा है एंगल, साइड एंगल।
कोण, भुजा, कोण। यदि किसी त्रिभुज का दो कोण और बीच का भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और बीच के भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। किससे? ए सर्वांगसमता से। ए मतलब एंगल मतलब कोण, एस मतलब साइड मतलब भुजा, ए मतलब एंगल मतलब कोण। उसके बाद तीसरा है एंगल साइड, कोण भुजा। यदि किसी त्रिभुज का दो कोण और एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक अन्य भुजा के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज एंगल साइड से सर्वांगसम होंगे। उसके बाद इसका चौथा है साइड भुजा साइड भुजा। यदि किसी त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज साइड भुजा सर्वांगसम से बराबर होंगे। मतलब यदि किसी त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज साइड सर्वांगसमता से सर्वांगसम होंगे। ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है RHS। R मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल मतलब समकोण। H मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और साइड मतलब भुजा। तो समकोण, कर्ण, भुजा। समकोण कैसे लिखते? ऐसे पढ़ते हैं समकोण। समकोण हो गया। तो यदि किसी त्रिभुज में समकोण 90 सामने कर्ण और कोई भुजा दूसरे त्रिभुज के समकोण, कर्ण और भुजा के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज RHS से सर्वांगसम होंगे। ठीक है। तो दो त्रिभुज कितने तरह से सर्वांगसम होते हैं? 5 तरह से। SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। दूसरा में है एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। तीसरा में है एंगल साइड, कोण भुजा। चौथा में है साइड भुजा भुजा। पांचवा में है RHS समकोण कर्ण भुजा। उसके बाद समरूप है मतलब सिमिलर। समरूप किसको कहते हैं? यहाँ समरूप लिख देते हैं। समरूप सिमिलर। समरूप किसको कहते हैं? जब दो आकृतियों का आकार समान हो लेकिन माप भिन्न भिन्न या समान हो तो उसे सर्वांगसम कहते हैं। जैसे
जैसे अगर ये मार्कर छोटा होता तो इसका आकार तो समान है, ये भी मार्कर और ये भी मार्कर है, इसका आकार समान है लेकिन माप भिन्न भिन्न है, तो ये आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, इसका यहाँ लिखते हैं, जब दो आकृतियों का आकृतियों का आकार समान हो, आकार समान हो, लेकिन माप भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग माप भिन्न, समान हो या असमान हो, कह सकते हैं माप भिन्न भिन्न या भिन्न या समान हो, तो उसे समरूप कहते हैं। समरूप कहते हैं। तो जब दो आकृतियों का आकार समान है, जैसे देखिए एक रेखा है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, आकार तो समान है, ये भी रेखा है तो ये भी रेखा है, माप कुछ भी हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, 16 हो, उससे मतलब नहीं है, इसका आकार समान होना चाहिए। आकार समान है तो ये समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप का संकेत लिखेंगे इसके बाद हम, समरूप का संकेत ऐसे करके, ऐसे समरूप का संकेत ये होता है। उसके बाद इसका आकार समान हो लेकिन माप क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो समरूप जो होता है उसका 3 स्थितियां होता है, बड़ा, बराबर, छोटा। आकार तो समान है लेकिन माप कुछ भी हो सकता है। माप क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अगला पॉइंट में, समरूप की 3 स्थितियां होती हैं। समरूप की 3 स्थितियां होती हैं। क्या होती हैं, बड़ा, बराबर, छोटा। उसकी 3 स्थितियां होती है तो क्या होगा, बड़ा, बराबर, छोटा। तो यहाँ पहला में लिखेंगे, पहला में क्या होगा, बड़ा होगा, तो स्केल से यहाँ पर पढ़ेंगे बड़ा। A B C D F, F हो गया। तो ये छोटा और ये बड़ा है, तो जब ए बी बड़ा हो किससे, डी से, ए बी बड़ा हो किससे, डी से, ये बड़ा है, बड़ा बराबर छोटा होता है, तो पहला बड़ा है। उसके बाद दूसरा में है, दूसरा क्या होगा, बराबर होगा।
दूसरा है बराबर। इस समरूप है, इसका क्या है, आकार समान है लेकिन माप क्या है, भिन्न भिन्न है। ए बी बड़ा है किससे, डी से, तो ये क्या होगा, समरूप होगा। माप क्या, कुछ भी भिन्न भिन्न हो लेकिन आकार समान होना चाहिए। ये ए बी सी और ये डी ई एफ। ए बी बराबर डी, ये बड़ा था, ये बराबर है। ए बी क्या है, बराबर है डी से, तो आकार तो समान है और माप भी समान है, तो ये समरूप तो होगा ही, साथ में सर्वांगसम भी होगा। क्यों, क्योंकि इसका आकार तो समान है लेकिन माप भी क्या है, समान है, तो ये क्या होगा, समरूप भी होगा। दूसरा में क्या है, जब ए बी बराबर डी ई, जब ए बी बराबर डी ई। उसके बाद तीसरा में है, ये बड़ा हो गया, बराबर हो गया, उसके बाद क्या होगा, छोटा। उसका तीसरा है छोटा, तो ए बी किससे छोटा है, डी से छोटा है, तो बड़ा बराबर छोटा, तो ये क्या होगा, समरूप होगा। इसका आकार क्या है, समान है लेकिन माप क्या है, भिन्न भिन्न हो, कुछ भी हो। तो जब ए बी छोटा हो किससे, डी से, तो समरूप की कितनी स्थितियां होती हैं, 3 स्थितियां। बड़ा, यहां लिख देते हैं बड़ा, बड़ा, बराबर, बड़ा बराबर, छोटा। उसके बाद है इसी में, इसको मिटा के यहां लिखते हैं, समरूप में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ नोट में लिखेंगे, नोट में जब दिया रहे, इसको यहाँ लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। यहाँ 2 त्रिभुज लिए हैं, जब दिया रहे कि ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दिया अगर रहेगा कि दिया है इसको नोट में नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं समरूप के 2 शर्त होते हैं, मतलब 2 शर्त होगा तो ही वो समरूप होगा। यहाँ लिखते हैं समरूप होने के लिए 2 शर्त होते हैं, तो समरूप के 2 शर्त होते हैं, 2 शर्त होते हैं। समरूप होने के लिए 2 शर्त होते हैं।
तो उसके बाद अगर दिया रहेगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यहाँ अगर दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ दिया रहेगा, तो संगत भुजाएं समानुपाती। तो संगत भुजा ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। तो यहाँ लिखेंगे समरूप के दो शर्त होते हैं। पहला है संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती है। उसके बाद इसका दूसरा शर्त है संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए का संगत कोण कोण डी, कोण बी का संगत कोण कोण ई और कोण सी का संगत कोण कोण एफ। तो संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ। तो समरूप के कितने शर्त होते हैं? दो शर्त। संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ और संगत कोण आपस में बराबर। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ।